अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिशमीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम में खेलकर जीत पाकिस्तान बा मुकाबला आयरलैंड। और आज फैसला कुन मुकाबला दोनों टीमों के माबैन खेला जाएगा। बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान टीम इन एक्शन होगी आयरलैंड के ख़िलाफ़ डबलिन में, जहां आयरलैंड की क़यादत कर रहे हैं पॉल स्टर्लिंग। दूसरी जानिब बात की जाए तो पाकिस्तान की कारकर्दगी से मुतालिक मुसलसल क्रिकेट के हलकों में क्रिकेट पंडित की जानिब से मुख्तलिफ आराएँ सामने आ रही हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो फ़खर ज़मान की जानिब से भी एक अहम बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि हदफ नॉर्मल अंदाज से नहीं मिल सकता है, सोच लिया कि अटैक करेंगे। तो पाकिस्तान टीम पर जो मुसलसल हम देख रहे थे उंगलियां उठ रही थी, बिलखुसूस उनकी अप्रोच को लेकर बात की जा रही थी। अभी पाकिस्तान टीम के जारहाना मिजाज बल्लेबाज फ़खर ज़मान की जानिब से भी ये अहम रद्द-ए-अमल सामने आया है। इसके अलावा बात की जाए तो पाकिस्तान टीम की बैटिंग से मुताल्लिक और बॉलिंग से बिलखुसूस मुताल्लिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक कप्तान और साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ हसन राजा साहब की जानिब से भी एक अहम बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि टॉप बॉलर्स बहुत रन्स दे रहे हैं, मुश्किलात बढ़ सकती हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कुछ अहम बयानात हिंदुस्तान से मुतालिक भी सामने आए हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये बताएं कि पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी भी फट पड़े और स्ट्राइक रेट से मुतालिक उन्होंने भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान टीम इसी अंदाज के स्ट्राइक रेट के साथ खेलेगी तो ये बेहतर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान टीम को बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ खेलना ज़रूरी होगा और अगर वर्ल्ड कप में हमें अपना एक हदफ हासिल करना है उसके लिए बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ मैदान में उतरना होगा और हिकमत अमली बनानी होगी। इसके अलावा आयरलैंड जैसी टीमों से मुतालिक बैटिंग लाइनअप जो है वो मुश्किलात का शिकार है और बॉलर्स जो हैं वो भी मुश्किलात में दिखाई देते हैं। ये कुछ कहना है साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं तौसीफ अहमद साहब, उनका भी बयान सामने आया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान के साबिक कप्तान सुनील गावस्कर की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया इंग्लिश खिलाड़ियों से मुताल्लिक और नाराज़गी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि IPL में जो खिलाड़ी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाली सीरीज़ के लिए IPL छोड़कर जा रहे हैं उनके ख़िलाफ़ IPL के जो करता धरता ऑफिशियल्स हैं उन्हें चाहिए कि वो कार्रवाई करें और ना सिर्फ कार्रवाई करें जो काफ़ी जो है मिसाल क्रिएट करें। एक बड़ा अहम बयान हिंदुस्तान से सामने आया है, बिलखुसूस सुनील गावस्कर साहब की जानिब से सामने आया है। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। हमें इस हवाले से ज्वाइन किया पाकिस्तान की बिलखुसूस शोबा सहाफ़त का एक मारूफ नाम, और जब ये बात करते हैं, जब ये तबसरा करते हैं, ना सिर्फ तबसरा इनका काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, जामे गुफ्तगू करते हैं जो क्रिकेट के तमाम महरक़ात को ना सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं, काफ़ी खूबसूरती के साथ ये बात करते हैं। जनाब नसीम राजपूत साहब, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर पर्सन, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए नसीम साहब। और क्या कहेंगे, आज फैसला कुन मुकाबला है, ये तो एसोसिएट टीम्स के ख़िलाफ़ हम खेलते हैं तो अब वो भी हमारे लिए मुकाबले फैसला कुन हो जाते हैं। तो मतलब पाकिस्तानी क्रिकेट की अप्रोच इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है कि हम एसोसिएट टीम्स के ख़िलाफ़ भी अच्छे अंदाज से या फिर पहले मैदान नहीं मार पा रहे हैं। शायद ऐसी हालत हो गई है, इसी वजह से जो है वो हम ऐसी सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई देते हैं। जो हम मैच जीते हैं ऐसा लग रहा है कि हमने ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के खिलाफ फतह हासिल की हो। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों को जिस अंदाज से गले लगा रहे या जितनी बड़ी हम नेशन है, लेकिन आप बात जो आपने कही कि ऐसा लग रहा है कि शायद हमारी जरूरत थी ये, हम इस पोजीशन पे थे कि जिस तरीके से 193 रन फिर आपके ऊपर से बाबर आजम समेत 2 आउट हो गए थे, तो बहुत पाकिस्तान की कंडीशन खराब हो गई थी उस सूरत हाल में। और जो इनिंग वो दोनों खेल कर गए, अगर आप सच्चाई से पूछें तो इसकी उम्मीद बहुत कम थी। जिस तरह हम माजी करीब में खेलते हुए आ रहे थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी। चाहे रिजवान की बात कर लें, चाहे फखर की बात कर लें, चाहे आजम की बात कर लें, बड़ा क्रूशल मैच उन्होंने जिताया। 193 रन बन गए हमारी। इस वक्त तो मेरे ख्याल आपकी टॉप बॉलिंग खेल रही थी। अगर अबरार पता नहीं हमारी टॉप बॉलिंग का हिस्सा है या नहीं है, ये समझ में नहीं आता। हमारे थिंक टैंक के प्लान में है या नहीं है। अबरार बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो आपकी टॉप बॉलिंग ये मैच खेल रही थी। इस वक्त शादाब टॉप बॉलर्स की फहरिस्त में नहीं आते जितने वो एक्सपेंसिव चल रहे हैं, लेकिन आपके तीनों फास्ट बॉलर मौजूद थे जिन पे आप रिलाई करेंगे वर्ल्ड T20 में, आमिर, शाहीन, नसीम और उसके साथ इमाद वसीम। तो आपकी बॉलिंग तो पूरी थी। इमाद को हमने इम्पैक्ट डालते हुए देखा, लेकिन हमारे फास्ट बॉलर्स इस कंडीशन में स्ट्रगल कर रहे थे। 193 रन अगर आयरलैंड की टीम दूसरी मर्तबा बनाने में कामयाब होती है तो इसका मकसद है कि 180, 190 ये एक बड़े टास्क हमारी बॉलिंग के लिए होंगे वर्ल्ड T20 पे। देखिए
बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। एक तो इतनी बड़ी सेलिब्रेशन को मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप ड्रेसिंग रूम के अंदर ही कर लेते, इसको पब्लिक ना करते तो बेहतर था कि भाई आप आयरलैंड के खिलाफ मैच जीतने के बाद आप हर खिलाड़ी को ये बता रहे हैं कि आप इम्पैक्ट प्लेयर थे, आप ये प्लेयर थे। अरे भाई ये मैच जीत लिया, खुदा का शुक्र अदा करें और अपने ड्रेसिंग रूम के माहौल को ड्रेसिंग रूम की हद तक ही महदूद रखने की आदत डालें। अच्छा, नहीं, कोई वजह ये नहीं जो आप बनती बात थी। कर रहे हैं ना नसीम राजपूत साहब, मैं काइंडली इस हवाले से आपसे ये जानना भी चाहूँगा, इस बात पर आपसे सवाल भी ये करना चाहूँगा कि एक जानिब आप ये जो बात करें कि ड्रेसिंग रूम के माहौल को जिस तरीके से इस वक्त दिखाया जाता है और टीवी चैनल्स की जीनत बनाया जाता है, तो हमारे ज़रा तो कुछ और बता रहे हैं, क्रिकेट तज्ज़ियाकारों का कुछ और इस पर तबसरा है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है वो इतना ख़राब हो चुका है कि बाबर के साथ चंद खिलाड़ी बैठने को तैयार नहीं है, रिजवान के साथ चंद खिलाड़ी बैठते हैं, बाबर के साथ चंद खिलाड़ी बैठते हैं। पाकिस्तान टीम इस वक्त वर्ल्ड कप से पहले मुबैना तौर पर तकसीम का शिकार हो गई। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से, आपके ज़रा क्या बता रहे हैं? देखिए, उसी माहौल को शायद बेहतर करने के लिए ये कोशिशें की जा रही हैं। तो आपको ये लगता है एक दो केक काटने से या फिर एक दो शर्ट्स की तकसीम करने से ये मामला बेहतर हो जाएंगे? भाई देखिए, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब कोशिशें बहुत कर रहे हैं। हाँ। और 5 दिन पहले वो लाहौर में मिले, खिलाड़ियों के जाने से पहले 2 मरतबा उन्होंने मुलाकात की। एक मरतबा वो स्टेडियम गए, ट्रेनिंग सेशन के दौरान रिजवान को शर्ट दी, काफी घुले मिले खिलाड़ियों से, फिर बड़ा पुरतकल्लुफ इशाइया उन्होंने दिया खिलाड़ियों के एजाज में। तो एक दोस्ताना माहौल में दिखाई दिए। आखिर ऐसी कौन सी बात रह गई थी कि उन्हें दोबारा करने के लिए 5 दिन के बाद आयरलैंड जाना पड़ा? तो कहने का मकसद है कि क्या ये टाइम कम था या कोई कौन सी बात रह गई थी, समझाना अच्छा, क्या रह मुझे गया ये था? बताइएगा, मुसलसल क्योंकि हम भी इस हवाले से बहैसियत सहाफ़ी चीज़ों को देख रहे हैं, तो ज़रा बता रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा फेवरेट करार दिए जा रहे थे शाहीन की कप्तानी के बाद मोहम्मद रिजवान बहैसियत कप्तान, लेकिन फिर नकवी साहब ने बाबर को कप्तान लगा दिया। तो ये नाराज़गी अब भी मौजूद है और रिजवान के दिल में कुछ बातें हैं ऐसी कि आया मेरा नंबर था बहैसियत कप्तान, लेकिन मुझे नज़रअंदाज किया गया। तो ये नज़रअंदाज अगर किया गया है इस तरीके से, तो क्या ये शर्ट देने से या फिर एक दो बार केक काटने से या फिर चंद तस्वीरें से ये मामला हल हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, रिजवान तमाम बातें भूल जाएंगे, इतनी बड़ी कुर्बानी अपनी दे देंगे? देखिए, तारीख हमारी क्रिकेट की बताती है कि ऐसा माजी में हुआ नहीं है। तो क्या इस दफा हो जाएगा? तो ये बहुत अचंभे वाली बात होगी कि अगर जो माइंड सेट इस वक्त जैसे आपने भी बताया और बहुत सारी चीजें सामने आती रही हैं कैप्टनशिप के हवाले से। हम पहले भी ताबिश बात कह चुके हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को आप एटलीस्ट आयरलैंड की सीरीज तक जरूर देखते। उसके बाद आपके पास इंग्लैंड की सीरीज का ऑप्शन मौजूद था और उसके बाद वर्ल्ड T20 था। कम से कम बहुत सारी चीजों पे आप अगर एकदम से एक हम चौंका देने वाला फैसला कर दें, एक फैसले का हमें पता हो कि हाँ यार ये होना है, तो हमारा माइंड बनना शुरू हो जाता लेकिन है। आपकी इस पर क्या सोच है? क्योंकि मुख्तलिफ आराएं तो अब सामने आ रही हैं, कई क्रिकेट तज्ज़ियाकारों का मुख्तलिफ सा तबसरा है, लेकिन कुछ जो अगर जामे तबसरे पर मैं बात करूं या फिर जो अक्सरियत का तबसरा वो ये कि बाबर को कप्तान इसलिए बनाया गया क्योंकि बाबर की जो फ़ैन फॉलोइंग थी वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई इस फैसले पर नकवी साहब के। वैसे ही नकवी साहब को कुछ दबाव का सामना करना पड़ रहा था, जो फैंस थे वो नाराज़ थे उनकी तैनाती को लेकर, फिर दीगर क्रिटिसिज्म का उन्हें सामना था। तो बाबर को कप्तान बनाने से उन पर तमाम वो क्रिटिसिज्म वक्ती तौर पर ख़त्म हो गया। क्या आप भी ये समझते हैं बाबर को इसलिए कप्तान बनाया गया कि वक्ती तौर पर जो क्रिटिसिज्म का उन्हें सामना था आगाज़ में वो ख़त्म हो गया? मेरे ने ख्याल कप्तान के ऊपर कोई क्रिटिसिज्म की बात की। जिस वक्त वो आए थे उस वक्त शाहीन शाह अफरीदी ने कितनी क़यादत की थी। शाहीन शाह अफरीदी एक सीरीज में कप्तानी करके आ रहे थे, उन्होंने इससे ज्यादा तो कप्तानी की नहीं थी कि एक सीरीज के ऊपर किसी भी कप्तान का फैसला हो सकता था। बाबर की कप्तानी किसी प्रेशर का नतीजा दिखाई नहीं देती है। बाबर की कप्तानी एक प्लान का हिस्सा दिखाई देती है। बाबर को वापस कप्तान लाने का मकसद वहाब रियाज की बहुत ज्यादा अथॉरिटी का मकसद, बहुत सारे ऐसे किरदारों का ड्रेसिंग रूम में होने का मकसद जो इस वक्त थिंक टैंक करार दिया जाता है पाकिस्तान क्रिकेट का, इसके बहुत सारे पैगामात हैं। देखिए, आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे अगर आपने इस यूनिटी को पैदा करना है, इस यूनिटी को बरकरार रखना है, तो तस्वीर खिंचवाने से जो है वो यूनिटी जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाएगी या बन नहीं जाएगी। आपने कोई तस्वीर खिंचवा दी या आपने कोई शर्ट दे दी या आपने कोई सवीनियर दे दिया या आपने कह दिया क्या कमाल खेले आप,
वो कितने दिन कमाल खेलते हैं। हमारे यहाँ पर तो आप देखें ना, रिजवान ने जो इनिंग खेली है, फखर ने जो इनिंग खेली है, उसके बाद आप अगले एटलीस्ट हमने फखर को बहुत नाकाम होते हुए देखा। रिसेंट पास में रिजवान का स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा ज़ेर बहस रहा, लेकिन अब आप इंग्लैंड की लेकिन सीरीज आप ये तक समझते हैं नसीम साहब के मुसलसल हम देख रहे हैं कि क्रिकेट पंडित्स की भी इस पर जो है मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर फ़खर की बैटिंग के हवाले से बात की जाए, ये समझा जा रहा है कि बाबर काफ़ी ज़्यादा उन्हें ओवर रेट करते हैं। जब बाबर आज़म मुश्किल में होते हैं तो वो फ़खर ज़मान को नीचे कर देते हैं। एज एन ओपनर फ़खर खेल रहे थे टीम में आगाज़ में तो, और वो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट दे रहे थे, लेकिन फिर बाबर आज़म की जगह बनानी थी एज अ टॉप ऑर्डर बैटर, तो उनको फिर एज एन ओपनर खिलाया गया। फिर काफ़ी टाइम तक बाबर ने वहाँ परफॉर्म किया, लेकिन जब स्ट्रगल करने आया तो वो खुद ही जो है वन डाउन पर आ गए, फ़खर ज़मान को सेकंड डाउन कर दिया। तो क्या समझते हैं ये रीढ़ की हड्डी करार दिए जाने वाले बल्लेबाज के साथ ये जो अमल है, इस अमल को आप बेहतर समझते हैं? देखिए, फखर ने खुद पोजीशन कबूल की। यहाँ फखर का मैं फॉल्ट जरूर कहूंगा यार, आप जिस कैलिबर के ओपनिंग बैट्समैन थे T20 में, हमारे पास उस मेयार के हैं कितने? जो माइंडसेट इस वक्त रिक्वायर है वो माइंडसेट आपका दिखाई देता है। आप 4 नंबर पे जब होता है आप खेल लेते हैं, तो आप 5 नंबर पे भी आप खेलने को तैयार हो गए, आप 6 नंबर पे भी खेलने को तैयार हो गए। हमारी इतलात के मुताबिक जिस वक्त मोहम्मद हफीज ने बात की थी न्यूजीलैंड की सीरीज में पहली मरतबा के साइम अय्यूब से ओपन करानी है, तो उस वक्त बाबर 3 पे आने को तैयार हुए थे। जो सोर्सेज बताते हैं रिजवान ने मना कर दिया था, मैं नंबर पे खेलूंगा। लेकिन उसके बाद जो आज की सूरत हाल है वो ये है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में जो है वो बाबर और साइम ने ही ओपन किया। रिजवान नीचे भी आए और कुछ मैचों में खेले भी नहीं। तो बहुत सारी चीजें जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के ड्रेसिंग रूम का इशारा दे रही हैं, और एक तस्वीर बनवा लेने से और बाकी चीजों से आप सही कह रहे हैं, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया, उस वक्त आप माजी करीब में ही ले गए हमें। मैं ये जानना चाहूँगा, जो रिजवान नीचे नहीं आए, फिर रिजवान की इंजरी सामने आती है, फिर रिजवान कुछ टाइम के बाद कमबैक भी कर लेते हैं और कमबैक करके परफॉर्म भी कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ें कुछ क्रिकेट माहिरीन का कहना है कि स्क्रिप्ट का हिस्सा है। आप क्या समझते हैं, कोई स्क्रिप्ट का हिस्सा है? स्क्रिप्ट का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन आई थिंक उस प्लान का हिस्सा जरूर था ये, जो इस वक्त मौजूदा मैनेजमेंट ने अपने दिमाग में बसाया हुआ है, और उस प्लान का हिस्सा जरूर था। उसमें देखें, जब सोचना भी मना है, जब ये ट्रेंड चला था आपको याद होगा, तो उस वक्त जो लोग एक कश्ती में सवार थे, आज वो 3 अपनी कश्तियां लेके घूम रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि अब सवार उनकी कश्ती में होने चाहिए। वो अब उनकी कश्तियां एक नहीं है, एक कश्तियाँ नहीं है। बिल्कुल ठीक फरमा रहे नसीम साहब। तवक्कुफ कीजिएगा, मैं ज्वाइन किया है, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बड़ा नाम है, और एक शानदार ऑलराउंडर के तौर पर सामने आए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में शानदार रनों के अंबार लगे, बाहैसियत बॉलिंग ऑलराउंडर काफ़ी शानदार गेंदबाजी का भी मुजाहरा करते हैं। अब से चंद महीनों कबल अगर मैं कहूँ तो यूएसए में मौजूद थे। वहाँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट हो रही है, पाकिस्तान के कई खिलाड़ी यूएसए शिफ्ट हो रहे हैं, और वहाँ एक क्रिकेट की जो रिवायत कायम की जा रही है, एक नया ट्रेंड वहाँ क्रिएट हो रहा है। वहाँ का भी काफ़ी इन्हें अब तजर्बा हो गया है। तो क्रिकेट का तो तजर्बा था, अब बैनुल-अक़वामी क्रिकेट का भी तजर्बा रहा, अब यूएसए में जो क्रिकेट होने जा रही है उसका भी खासा तजर्बा है। जनाब मोहम्मद खलील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है। सर, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। इसी हवाले से बात भी कर रहा था, अब नसीम राजपूत साहब गुफ्तगू फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं, उनसे बात क्योंकि हो रही है पाकिस्तान की अंदरूनी जो सियासत है क्रिकेट की, उस पर तो वो यही कह रहे हैं कि माजी करीब से लेकर आज तक कुछ चीज़ें तब्दील नहीं हुई। एक कश्ती में सवार खिलाड़ी 2-3 कश्तियाँ बना लेते हैं, और अब के हालात तो यही हैं। माजी में आपने भी जब क्रिकेट खेली थी तो उस वक्त भी सारे एक साथ के खिलाड़ी फिर बंद कमरों में चले जाते थे, हलफ लेते थे। तो ये क्या समझते हैं, ये माजी से लेकर आज तक हम वो रिवायत को क्यों नहीं ख़त्म कर पाए? ऐसा क्या फ़ॉल्ट है पाकिस्तान क्रिकेट में कि हम उस चीज़ को ख़त्म करने से कासिर हैं? जी, सबसे पहले तो नसीम भाई का वेलकम जी। नसीम भाई सब बेहतर समझते हैं, क्योंकि ये बड़े मंजे हुए जो है वो जर्नलिस्ट हैं, और इनको हर चीज़ का इल्म है। बिल्कुल। तो ये देखें, ये चीज़ तो हम लोग कभी भी स्टॉप नहीं कर सकते कि ये जो लॉबी सिस्टम है टीम में, लाइकिंग और डिसलाइकिंग जो है, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आप देखें ना पास में, कि जब बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया, तो किस तरह से पूरा जो है वो नेटवर्क काम किया, और शहीन शाह को जो है उन्होंने कप्तान बनाया।
जब शहनशाह कप्तान नहीं थे तो उसकी जब बाबर कप्तान थे तो लास्ट जब उसकी हवा चल रही थी तो शहीन की परफॉर्मेंस का ग्राफ आप उस वक्त देखें तो आपको वो भी नजर आएगा। तो यहाँ पे जो है वो कंट्री के लिए नहीं खेला जाता, हर बंदा जो है वो अपनी इंडिविजुअल के लिए और अपनी सांस बचाने के लिए जो है वो खेल रहा होता है। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। इसमें देखें कोई एक अदारा नहीं है, इसमें आपका सिलेक्शन कमेटी भी है, फिर आपका चेयरमैन भी है, फिर फ्रेंचाइजीज का भी प्रेशर होता है। ठीक है, PSL की फ्रेंचाइजीज का भी प्रेशर होता है। तो यहाँ पे एक लीन होके या एक कीन होके जो है वो टीम नहीं बनती। ठीक फरमा रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि ये तमाम जो हैं बातें हैं जिसको लेकर चीज़ें सामने आती हैं। नसीम साहब, खलील साहब क्योंकि गुफ्तगू तो कर रहे हैं लेकिन उन्होंने जो बातें की, मैं बाबर आजम की बल्लेबाजी से मुतालिक भी बात करना आपसे चाहता हूँ। बाबर आजम में इतनी बड़ी तब्दीली आई, पहले तो PSL के दौरान तो वो कह रहे थे कि एज एन ओपनर मैं अपने को बिल्कुल परफेक्ट समझता हूँ, बतौर कप्तान मैं अपने को बिल्कुल परफेक्ट समझता हूँ। फिर उनकी ख्वाहिशात भी पूरी हुई, वो एज एन ओपनर भी खेले, टीम के कप्तान भी बन गए, सब कुछ वो हुआ जो वो चाहते थे। लेकिन इसके बाद बाबर आजम जो वन डाउन पर आए, हमारे ज़राए तो बताते हैं कि मुसलसल IPL में मसरूफ़ रहने वाले पाकिस्तान टीम के मुस्तकबिल के हेड कोच ग्रे क्रिस्टीन का राब्ता रहा है और अभी भी वो राब्ते में है अज़हर महमूद से। और उन्होंने कहा है, उनका ख़ास तौर पर ये मानना है कि अगर पाकिस्तान टीम को कुछ बेहतर परफॉर्म करना है तो आप एक साथ दो बैट्समैन को, एंकर रोल अदा करने वाले बल्लेबाजों को ओपनर नहीं खिला सकते, आपको बाबर को वन डाउन पे लाना ही लाना होगा। तो उनका काफ़ी इसमें जो है बात में उन्होंने जोर डाला है, जिसके बाद बाबर आजम नीचे आए और नीचे आकर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं ये जो ताल्लुकात और ये जो रवाबित रहे हैं ग्रे क्रिस्टीन के, अज़हर महमूद के, बाबर के, इसने कुछ इम्पैक्ट क्रिएट किया है? देखिए, सबसे पहले तो खलील भाई को अस्सलाम वालेकुम। खलील भाई हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और बहुत ही प्यारे भाई हैं। और इन्होंने उस दौर में क्रिकेट खेली है कि जिस दौर में पाकिस्तान क्रिकेट के प्लेयर जब मैदान में उतरते थे ना, तो उनकी परफॉर्मेंस का लेवल, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट होती थी। इन्होंने उन लोगों के साथ क्रिकेट खेली है। बिल्कुल। आज अगर मैं अपने इन खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज देखूं ना, तो मैं कंपेयर कर ही नहीं सकता जिस दौर में खलील भाई। और आप जरा देखें तो सही ना, शुएब अख्तर जो घुरी कराता था वो एक डिफरेंट ही घुरी हुआ करती थी, या वसीम अकरम, वकार यूनुस का जो एग्रेशन था वो एक डिफरेंट किस्म का एग्रेशन हुआ करता था। आज हमारे बॉलर में, आमिर में अगर कभी हम देखते हैं कोई स्पार्क उस दौर के नजर आ जाए तो नजर आ जाता है, लेकिन बहुत सारे हमारे क्रिकेटर्स जो है उनकी बॉडी लैंग्वेज ईज दिखाई देती है कंपैरेटिवली जो हमारे माजी के क्रिकेटर्स हुआ करते थे। इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इख्तिलाफात की खबरें आ रही होती हैं और फिर उसको कहीं ना कहीं एकोमोडेट करना पड़ता है। अगर आपको पता हो कि आपके ये 4 मेन प्लेयर्स हैं तो कहीं ना कहीं उनकी बात रखनी भी पड़ती है, उनकी बात सुननी भी पड़ती है। अगर रिजवान ने ये बात कही है, मिसाल के तौर पे मीटिंग में, देखें मैंने जैसे आपको बात कही कि ये आज नहीं, ये हिस्ट्री है, ये तारीख रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर खिलाड़ी कभी एक पेज पर होते हैं और उसके बाद जब उनके इख्तिलाफात होते हैं तो वो इख्तिलाफात ऐसे होते हैं, वो घर तक जाने को मकसद है कि बहुत ज्यादा ही किस्म के हो जाते हैं। फिर वो इख्तिलाफात फिर एक ड्रेसिंग रूम के अंदर जो है ना, वो जब आपके दिल के अंदर कोई बात आ जाए तो जरा डिफिकल्ट हो जाता है। तो फिर आदमी अगर इम्पोर्टेंट प्लेयर होता है, इम्पोर्टेंट फिगर होता है, तो वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन भी बताता है। अगर रिजवान ने ये टर्म्स एंड कंडीशन बताई और रिजवान कल जिस स्ट्राइक रेट से खेले, देखिए मुझे रिजवान, शायद अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें, मुझे नहीं लगता कि रिजवान जो मॉडर्न डे क्रिकेट हो गई है उन्हें टीम में होना चाहिए। मेरे ख्याल है अगर मैं माइंडसेट देखता हूँ, मुझे उस्मान का ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देता है। आज नहीं तो कल आप साइम अय्यूब को भी तो 18 मैच दे रहे हैं ना भाई, क्या खेल जाएगा, बहुत टैलेंट है, खेल जाएगा। तो फिर ऐसा उस्मान में भी इस बात लेकिन जो बात अभी खलील साहब ने कही, उन्होंने कहा कि लॉबी सिस्टम, तो ये रिवायत तो काफ़ी पुरानी है, तो आप नहीं समझते जो लॉबी सिस्टम है वो लॉबी सिस्टम मजबूर है कि रिजवान को इतने मैच खिलाने हैं, साइम को इस तरह यूटिलाइज करना है? ये नहीं है, ये कोई लॉबी नहीं होती। लॉबी वो होती है कि इस वक्त टीम में अथॉरिटी किसकी है, इस वक्त टीम में अथॉरिटी कौन रखता है और उसके बाद उसकी लॉबी चलती है। अच्छा, बाहैसियत चेयरमैन PCB नकवी साहब ने तो अपने भी जो अथॉरिटीज़ हैं वो शिफ्ट कर दी हैं और वो उन्होंने मुंतकिल कर दी हैं 7 रुकनी जो सिलेक्शन कमेटी। आप समझते हैं ये 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी जिसका कोई सरबराह नहीं है, कोई चीफ नहीं है, इसमें कौन सरबराह का किरदार अदा कर रहा है, जिसका डंडा बोलता है, जिसकी बात सुनी जाती है अदब के साथ? आपको नहीं पता या खलील को नहीं पता? सबको पता है कौन चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी है।
लेकिन देखिए कहने का 15 मकसद ये- नसीम भाई 15 लोग सिलेक्ट करने हैं और आपने 7 लोगों की कमेटी बना दी हुई है, तो आप जब खलील voting भाई करोगे, आपकी आवाज बिल्कुल तो आप- इंटरप्ट कर रही है, मैं पहले भी नहीं सुन पाया आपको, बस बिल्कुल मैं समझ में मैं ये नहीं आई। बोला, मैंने कहा देखिए आपने 15 का स्पॉट सिलेक्ट करना है और 7 लोगों की आपने सिलेक्शन कमेटी बनाई हुई है, तो हर प्लेयर की वोटिंग होती है। तो आप देखिए ना, आपने अपना क्राइटेरिया ही इतना वसी कर दिया है सिलेक्शन का कि भाई हर बंदे को आपको मौका मिल गया कि वो अपने का, हर बंदे ने अपना प्लेयर जो है उसको सबमिट करना है। परफॉर्मेंस तो आ गई, परफॉर्मेंस के बाद फिर हर बंदे की वोटिंग होनी। तो आपने तो खुद अपने हाथ पांव काट के दे दिए। जब आपके जितने कम लोग होंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। जब आपकी सिलेक्शन ही 7 लोगों की होगी, 7 लोगों की सिलेक्शन कमेटी होगी, तो हर बंदे की डिफरेंट राय होगी, डिफरेंट उसका ओपिनियन होगा, हर प्लेयर के लिए अलग वोट करेगा। देखिए क्राइटेरिया वाकई खलील भाई समझ में नहीं आया है बहुत सारी चीजों का। नियाजी साहब आपके डायरेक्टर डोमेस्टिक हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी सुनने में आ रही है कि जैसे वो ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं उनकी उस अंदाज की भी होती है जैसे वो पंजाब के अफसर थे, उसी अंदाज से भी वो बहुत सारी चीजों को ग्रुप के अंदर मैसेजेस, इस तरह की खबरें हम देख रहे हैं जो आ रही होती हैं। अभी नसीम भाई उन्होंने मीटिंगें करना छोड़ दी हैं। नियाजी साहब का आप जिक्र कर रहे हैं? हाँ, मैं नियाजी साहब की बात कर रहा हूँ। नियाजी साहब ने कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, शिकायत पीसीबी हेडक्वार्टर्स तक जा पहुंची हैं, तब उन्होंने वो जूम पर जो मुसलसल मीटिंगें कंडक्ट करते थे वो मीटिंगें करना छोड़ दी हैं। फिर कुछ बातें बिलखुसूस अगर बात की जाए, तौसीफ अहमद साहब वाला कोई मामला था जो सामने आया, ज़हूर इलाही साहब के साथ उनका रवैया इंतहाई ज़्यादा हाश था जो सामने आया। फिर तैमूर साहब जो साबिक कोच भी रहे हैं, रावलपिंडी के बड़े ज़बरदस्त कोच भी रहे हैं, उनके साथ भी उनका रवैया काफ़ी ख़राब था, उन्होंने जो है बरतरफ कर दिया। तो ये सारी बातें जब पहुंची हैं पीसीबी हेडक्वार्टर्स तक, तो अब वो जो हैं थोड़े कूल डाउन हुए और अभी वो उस तरह से मीटिंग्स नहीं कर रहे हैं, हमारे ज़राए बता रहे हैं। यार मैं तो हैरान इस बात के ऊपर होता हूँ कि हमारे बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हर चीज के लिए तैयार कैसे हो जाते हैं। कोचेस की कमेटी इंतहाई अहम कमेटी है, वो कोचेस के जिन्होंने पूरे मुल्क के अंदर आपकी टीमों की बागडोर संभालनी और लेके चलना है, उस कोचिंग कमेटी के सरबराह जो है वो नियाजी साहब है, और उस कमेटी के अंदर जो है वो आपको मिसबा उल हक भी दिखाई देते हैं, अजहर अली भी दिखाई देते हैं। आपको असल शफीक मकसद है कि भाई आप कैसे तैयार हो जाते हैं कि हम इस कमेटी में काम कर लेंगे। इनमें से कोई एक और आपके पास मज़े की बात यह भी है कि आपके पास काबिल लोग भी मौजूद हैं। आपके पास शाहिद महबूब जैसे जिन्होंने पीसीबी लेवल 3 कोर्स किया हुआ है और वो जाकर लेवल 4 कोर्स किया हुआ है, इसके बाद भी उनको नज़रअंदाज किया जाता है, और इसके बाद जिन्होंने कोई खास कोर्सेज नहीं किए हुए उन्हें आप मौका देते हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं उन क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, मैं अभी क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। भाई आप सिलेक्शन कमेटी बनी ना, 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी की, अभी खलील भाई भी बात कर रहे थे, उस 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी में कोई चेयरमैन नहीं है। आपने मेरी बात समझी? इसलिए नहीं है कि यूसुफ भी वहाँ पे मौजूद थे, तो फिर वहाब रियाज ने अकलमंदी वाला फैसला किया कि वो चेयरमैन नहीं लगे। ये उनका फैसला है। वो अथॉरिटी आज भी सीनियर मैनेजर पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में नहीं लगा, वो लग गए, लेकिन उन्होंने ये अकलमंदी की कि चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी नहीं लगे। उन्होंने कहा अथॉरिटी है मेरे पास, पूछना है मोहसिन नकवी साहब ने मुझसे, ये सबसे ज्यादा मालूमात मैंने ही उनको बतानी है कि यहाँ पर क्या। और नकवी साहब कॉल भी सबसे पहले मेरी उठाएंगे। वो देखिए ना, अपने आप को सेव किया ना। अब देखें अगर कोई चेयरमैन नहीं है तो जब टीम हारती है तो क्वेश्चन मार्क इनके ऊपर आएंगे ना, सिलेक्शन कमेटी के ऊपर। उन्होंने कोई चेयरमैन नहीं लगाया, किसी के ऊपर कोई बर्डन नहीं होगा, किसी कोई सवाल जवाब नहीं होगा। हाँ, नहीं खलील साहब बड़ी शानदार गुफ्तगू कर रहे हैं। खलील साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि ये तमाम तो मोहरिकात एक जगह, माशाल्लाह इतनी बड़ी सिलेक्शन कमेटी बना दी है, 4 लोग और कम पड़ रहे हैं, पूरी टीम बना सकते थे नकवी साहब, लेकिन इसके अलावा नायब कप्तान का अभी तक फैसला नहीं हुआ है। ज़राए बता रहे हैं कि रिजवान को काफ़ी कोशिश की जा रही है कि आप नायब कप्तान बन जाए, लेकिन पीछे हमने देखा फ़खर जमान से भी एक हल्के ने बात की, उन्हें भी कन्वेंस कर रहे हैं, लेकिन फ़खर कह रहे हैं नहीं मेरी क्रिकेट बाकी है, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, मेरी कोई इस पर तवज्जो नहीं है। इमाद वसीम काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं अच्छा कप्तान तो मुझे मौका नहीं दिया, आप मुझे नायब बना दे बाबर का। तो अब ये सारी खबरें चल रही हैं, आपके नज़र में कौन सा नायब होने वाला है अनकरीब? देखें, अगर ये जो आपने नाम लिए 3-4, अगर इनको कप्तानी का बोलेंगे तो ये हंस के कप्तानी ले लेंगे। नायब कोई भी नहीं लेगा। नायब के लिए अमाद वसीम जो है वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और वो विलिंग भी करता है, क्योंकि उसकी भी एक ख्वाहिश थी एक टाइम पे कि उसको भी कप्तान बनाया जा रहा था, लेकिन सडनली फिर बाबर आजम जो है वो आए और उनको कप्तान बना दिया गया। तो ये सारी अभी क्योंकि कोई बंदा भी जो है वो रिस्क नहीं लेना चाह रहा। ठीक है, एंड ऑफ द डे तो आंसरेबल बाबर आजम है, वाइस कप्तान तो नहीं है। तो वाइस कप्तान बनना, साथ उसके मुशावरत करना, इट्स मीन कि उसके साथ भी मुशावरत नहीं करना चाह रहा।
या उसके साथ इनका कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जो उसका वाइस कप्तान नहीं बनना चाह रहे। तो ये चीजें जो है देखिए, इनको हट के, हर चीज को हट के अब आप एक मेगा इवेंट पे जा रहे हो, वर्ल्ड कप है, आपके सर के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है। अभी आप मेरे ख्याल से 15 दिन रह गए हैं पीछे, बिल्कुल। तो सारा फोकस हटा के आपको अपने वर्ल्ड कप इवेंट के ऊपर होना चाहिए कि यार आपके ऊपर पूरी आवाम जो है, वो जितने आपके चाहने वाले हैं, आपके फैंस हैं, वो आपको देख रहे हैं। अगर आप उनको दिल बर्दाश्त करोगे, ये चीजें तो चलो चलती रहती हैं, लेकिन आप अपनी कंट्री के लिए जाओ, आप अपनी कंट्री के लिए खेलो। एक इवेंट है यार, एक इवेंट के बाद आके जो करना है, जो भी आपने करना है, वो फिर आप बोर्ड में बैठ के करें, क्योंकि मीडिया पे तो टॉक नहीं कर सकते ना बाबर टॉक कर सकता है ना वो टीम को, क्योंकि इनके तो हाथ बांध दिए गए हैं, कोई बंदा आके टॉक नहीं कर सकता। मीडिया तो छोड़ दें सर, वो तो ट्वीट भी नहीं कर सकते, ट्वीट भी पूछ के करते हैं आजकल, वो फ्रीडम नहीं है ना, फ्रीडम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नसीम साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बड़ी खुलकर बात कर रहे हैं मोहम्मद खलील साहब, और अच्छी बात है, खुलकर ही बात करनी चाहिए, और खुलकर बात की जाती है तो ये वजाहत बिल्कुल क्लियर होती है। मुझे काइंडली ये नसीम साहब बताइएगा, आप कौन देख रहे हैं बहैसियत नायब बाबर का, आपके ज़रा क्या बता रहे हैं, कौन हो सकता है? देखिए, बड़ा ट्रिकी सवाल है ये, इस वजह से ट्रिकी सवाल है कि एक जानिब आपको शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, दूसरी जानिब आपको जो दिखाई देते हैं वो शादाब दिखाई देते हैं, एक कैरेक्टर इस सिलसिले में। अम्माद वसीम की जहाँ तक आपने बात की, तो मेरी अपनी जाती राय में अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक को शाहीन शाह अफरीदी की जगह कप्तान लगाना था, तो वो बजाय इसके कि एक कश्ती में जो पहले 3 सवार थे उनमें से किसी को घुमा के आप ले आते, आप एक नया कप्तान लगा देते। उस कप्तान के लिए थोड़ा सा खिलाड़ियों के बारे में, वो एक दूसरे को हर्ट हुए नहीं थे। अम्माद वसीम को हर्ट हुए अगर हुए भी थे कभी, तो वो बहुत पुरानी बात हो गई थी। लेकिन और अम्माद वसीम ने टेलीविजन चैनल पे मुख्तलिफ शोज में काफी बातें ऐसी भी की थी कि मेरे ख्याल है हमारे यहाँ पे दिल को तसल्ली हो जाती है। लेकिन ये जो मामला था शाहीन, बाबर और नसीम, ये नया था, ये कोई बहुत पुराना नहीं था। देखिए, मेरी इतलात के मुताबिक सोर्सेज बताते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी जब कप्तान लगे थे तो बाबर को इख्तिलाफ था कि भाई तुम कप्तान जो है वो नहीं लगना चाहिए था, इस वक्त मना कर देना चाहिए था, जिस सूरत हाल से हम सब गुजर के हैं। ये अंदरूने खाना थोड़ा सा उनके दिल में ये बात थी, फिर यही बात शाहीन के दिल में आ गई। लेकिन आप नहीं समझते, क्योंकि जो क्रिकेट पंडित्स का मानना है, उनका कहना है कि जब बाबर को कप्तानी से हटाया गया, या फिर बाबर ने जो इस्तीफ़ा दिया था ज़का अशरफ साहब से मिलने के बाद, तो इसके बाद ऑप्शंस नहीं थे ज़्यादा, तो उन्होंने जो नताइज देखे PSL के, इसके बाद शाहीन को कप्तान बना दिया। ये वही शाहीन कंटिन्यू करना था, शाहीन को आपको मैंने कहा, तो ये वही शाहीन अफरीदी हैं जिन्होंने कल तक बाबर से मुतालिक ट्रेंड्स का हिस्सा बने। उन्होंने कहा बाबर हमारी रेड लाइन है, बाबर के खिलाफ सोचना भी मना है, ये सारी बातें उन्होंने की। लेकिन जब शाहीन को कप्तानी से हटाया गया एक सीरीज़ की नताइज पर, तो बाबर ने टेक ओवर किया और उन्होंने सारी चीज़ों का एक्सेप्ट किया। ये बाबर ने क्या इंसाफ किया शाहीन के साथ और दोस्ती की वफा निभाई? मेरे ख्याल में देखिए, दोस्ती और वफा भाई यहाँ पर हल फुट जाते हैं, कौन सी दोस्ती कौन सी वफा। 25 करोड़ की आबादी में जब 16 खेलते हैं ना यार, मैं तुम्हें बताऊं, मैंने पूरी हियरिंग कवर की थी आमिर, आसिफ और सलमान बट के इंसिडेंट की, दुबई में, दोहा में, लंदन में। कोई जगह नहीं थी कि जहाँ पे मैंने इसका एक इवेंट मेरी आंखों के सामने जो है वो माइकल बैलफ ने सजा दी थी इन तीनों को। उस कमरे में मैं भी मौजूद था, चंद जर्नलिस्ट मौजूद थे, CNN, BBC, वो सारी मैंने कवर की। इनका कितना एका था, और आप यकीन मानो कि जिस वक्त इनकी हियरिंग चल रही थी, खुदा की कसम, ये ठहरे हुए कहाँ पर हैं, कैसे आते थे, मैंने इनको एक लफ्ज आपस में पूरी हियरिंग में बात करते हुए नहीं देखा। लेकिन सर आप नसीम भाई, आप कह रहे हैं कि इनका क्या एका था, वो तो सारी चीज़ें आपने आंखों देखी, हमें बता भी दी। लेकिन इन तीनों का एक ही क्रिकेट एजेंट था। मजे की बात तो ये नहीं, एजेंट तो अब भी आपको बताए कि उस वक्त तो सिर्फ 3 का था, अब तो 8-9 का एक ही है भाई। कौन सी बातें कर रहे हैं आप सर? अब तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम 3 एजेंट्स के गिर्द घूम रही है ना, अब तो ये बातें तो हर जबान ज़दे आम हो गई है। लेकिन उन 3 में जो है ना वो एक ही का काम चलता है, एक ही बहुत ज्यादा डिस्कस हो चुके हैं। हाँ, जो बहुत ज्यादा डिस्कस हो चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि सबको समझ आ जानी चाहिए। और अच्छा, वो ये नसीम भाई, आपने क्योंकि बड़ी एक अच्छी बात की, वो अब 3 का क्या, अब एक ही एजेंट है जो 8 का है,
वो आर्ट के साथ साथ साबिक जो आपके खिलाड़ी हैं, साबिक कप्तान हैं, फिर उनका भी एजेंट है, फिर सुनने में आया उनके काफ़ी अच्छे रवाबित भी हैं, तो ये सारी बातें तो अब तो सामने आ गई है ना। लेकिन मज़े की बात यह है कि पीसीबी ने अब तक उस मामले पर एक भी मीटिंग नहीं की है, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है वो एक बार भी नहीं बैठी है। अरे भाई, आपको जब ये वाकया हुआ था उसके बाद सिवाय एक स्केप गॉट बनी वो इंजमामुल हक थे। उसके बाद वो साया कहाँ चला गया, वो कौन सी चीज थी, वो सर लंदन की कंपनी, उनकी तस्वीर और फलाना, वो याजू कहाँ गया, वो जादू हो गया, क्या हुआ, कहाँ गया, कैसे गया, सर सारे गुनाह भी धुल गए। रिजवान को कप्तान इसलिए नहीं बनाया गया था क्योंकि वो डायरेक्टर थे, लेकिन बाबर को बना दिया क्योंकि वो डायरेक्टर नहीं थे उस ऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन उनके वही एजेंट है और वही कॉर्पोरेशन के साथ उनके रवाबित हैं। मेरे नहीं ख्याल के डायरेक्टर की वजह से नहीं, ये जो जका साहब का एक ऑडियो आया था उस पर उन्होंने ये रद्द-ए-अमल दिया था, जो एक ऑडियो लीक उनका हुआ था। बहुत सारी चीजें आ चुकी है इसके अंदर, देखे ना, उस मामले पे कोई बात ही नहीं करता। नहीं, ज्यादती करते हैं ये जो भी उस नसीम भाई कोई बात नहीं करते। बहुत सारे मामला आ गए हैं और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, चीजें दब जाती हैं। यहाँ पे कभी भी किसी चीज का रिजल्ट जो है वो सामने नहीं आता, वो बात दबाई जाती है। बहुत सारे ऐसे मामला होते हैं जिनको जो है क्रिकेट बोर्ड वो दबा देता है। लेकिन खलील, मुझे काइंडली ये बताइएगा, क्योंकि आप तो ये तमाम चीज़ों को करीब से जानते हैं, मुझे काइंडली ये समझाइएगा कि अगर इस तरह से दबाने से चीज़ें ख़त्म तो नहीं होती हैं ना। आपने देखा मैच फिक्सिंग के या फिर स्पॉट फिक्सिंग के इल्ज़ाम थे, उन्हें माजी में दबाया गया, फिर बाद में आपने 96 और 99 में काफ़ी बुरा सिनेरियो देखा, फिर आपने 2009-10 में भी देखा। तो ये चीज़ों से क्या रिजल्ट जो माजी में बुरे आए हैं वो क्या ख़त्म हो जाते नहीं होते? तो क्या ऐसी मिसाल क्रिएट करनी चाहिए बाहैसियत क्रिकेटर? आपने सारी चीज़ें देखी, आप क्या कहेंगे? देखें, ये चीज ना रुक सकती है ना आप इसको रोक सकते हो, ठीक है। और जो चीजें दबाई जाती हैं वो वक्ती तौर पे दबा लेते हैं, क्योंकि मीडिया से आप उसको जब हाइड कर देते हो तो वो चीज दुब जाती है, उसके ऊपर बहस नहीं होती, ठीक है। बहस तब होती है जब कोई चीज बुरी हो रही होती है, तो फिर उसको दोबारा जो है उसको उछाला जाता है, उसको केस को ओपन किया जाता है कि हाँ जी आप बताएं जी क्या है क्या नहीं। जब ये जो आमिर का मामला था कि आमिर जो जिस तरह उसने कम बैक किया, पहले तो था कि जितने सीनियर खिलाड़ी थे वो नहीं चाहते थे कि ये वापस टीम में आए, ठीक है। लेकिन जो भी उसके पीछे जो भी लोग थे उन्होंने उसको टीम का हिस्सा बनाया, ठीक है। फिर वो टेस्ट मैच रिटायरमेंट लेके ओडीआई और वनडे तक जो है T20 तक जो है वो महदूद हुए, उसके बाद उनको टीम से अलग कर दिया गया। फिर सडनली एक हवा चलती है जी उसको वर्ल्ड कप के लिए खिलाना है, तो वो देखें वो वर्ल्ड कप खेल गया। इसी तरह अहमद शहजाद की कितनी हवा चल रही थी पिछले दिनों में, तो सलमान बट का था, सलमान बट आ रहा है, शर्जील आ रहा है, लेकिन नहीं आ सके। तो वो देखें यहाँ पे भी कोई ना कोई ऐसा माफिया है जो काम करता है, जो मतलब इस तरह के प्लेयर्स जो हैं उनको वापस टीम में लाना। नहीं, बिल्कुल एक मोनोपॉली होती है, बगैर मोनोपॉली के तो काम नहीं होता, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे काइंडली ये भी बताइएगा मोहम्मद खलील साहब, आप क्योंकि गुफ्तगू कर रहे हैं, आपकी बातें ना सिर्फ पाकिस्तान में पसंद की जाती हैं, USA में पसंद की जाती है, दुनिया भर में पसंद की जाती है, बिल्कुल हिंदुस्तान में भी आपको देखने वाले काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मुझे काइंडली ये बताइएगा, अब एक अहम बयान सामने आया है और सुनील गावस्कर की जानिब से नाराज़गी का इजहार किया गया अंग्रेज़ी खिलाड़ियों पर, और उन्होंने कहा है कि ये जो खिलाड़ी हमारे यहाँ IPL खेलने आए थे वो पाकिस्तान के खिलाफ होम सीरीज़ के लिए रवाना हो गए, तो उनसे वो नाराज़ हैं, काफ़ी खफा। उन्होंने कहा कि कोई मिसाल क्रिएट करनी चाहिए, ऐसे खिलाड़ी माजी में ऐसी गलती ना करें और इसको ना दोहराएं। क्या कहेंगे? जब भी आप कोई लीग खेल रहे होते हो, IPL इज अ प्राइवेट लीग, और जहाँ पे आप अपनी कंट्री की बात आती है तो आप कंट्री को फर्स्ट प्रेफरेंस होती है। इवन कि इनके एग्रीमेंट में लिखा होता है कि जब हम नेशनल ड्यूटी पे जाएंगे तो हम लोग इस इवेंट को छोड़ सकते हैं। सही हो गया, क्योंकि IPL इस वक्त पूरी दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, जिसको क्योंकि वहाँ पे आप सारे बड़े नाम जाते हैं, मतलब आप उसको कह सकते हो कि इस वक्त जो सबसे एक्सपेंसिव लीग है पूरी वर्ल्ड की। तो वो नहीं चाहते थे कि हमारे इंग्लिश प्लेयर जो हैं वो यहाँ से मूव करें, क्योंकि उसके लास्ट मराहिल में हालांकि फ्रेंचाइजीज ने जो है वो उनको बड़ी खुशी से सी ऑफ किया, क्योंकि फ्रेंचाइजीज को पता है जिन्होंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं कि वो नेशनल ड्यूटी पे जो है वो छोड़ के जा सकते हैं। तो बिल्कुल एज अ सीनियर क्रिकेटर या बोर्ड मेंबर सुनील गावस्कर ने अगर ये बयान दिया है तो वो माइट भी उनको चेक करना चाहिए कि उनके एग्रीमेंट क्या है विद द फ्रेंचाइजी। बिल्कुल। अच्छा, जाते जाते आखिरी सवाल खलील साहब काइंडली आप दीजिएगा, रिस्पांस कीजिएगा इस पर कि आप बाहैसियत ऑलराउंडर, आपकी तो कारकर्दगी शानदार रही, नसीम राजपूत साहब ने भी इस पर काफ़ी शानदार तबसरा किया,
मुझे बताइएगा, आप पाकिस्तान टीम में फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर किसको देख सकते हैं मुस्तकबिल में? कौन सा ऐसा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है जो अपना इम्पैक्ट क्रिएट करेगा? आमिर जमाल हैं, राजा फ़हीम अशरफ हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर है, कौन सा ऐसा है जो मुस्तकबिल में आप उसको एज एन इम्पैक्ट क्रिकेटर देख रहे हैं? देखिए, आपके पास टैलेंट की कमी नहीं है, आपके पास जितने बॉलिंग ऑलराउंडर हैं ये सारे बेस्ट हैं, लेकिन क्या है कि आप कप्तान एक ऑलराउंडर को बनाता है, जैसे अब्दुल रज़ाक को बनाया गया था, अजहर मूद को बनाया गया था। आप उनको टास्क देते हो, जैसे वर्ल्ड कप में रज़ाक को टास्क दिया था, उसको वन डाउन भी कराई गई, उसको ओपन भी करवाई गई। तो जब तक आप अपने इनको यूटिलाइज नहीं करोगे, आप अपने, और अब यहाँ पे जब आप टीम सिलेक्शन हो रही थी ना, तो वहाँ पे नाराजगी भी चल रही थी कि भाई मैं नंबर 4 पे खेलूंगा, मैं नंबर 3 पे खेलूंगा, अदरवाइज मैं टीम में नहीं खेलूंगा। अच्छा। तो वहाँ पे कंप्रोमाइज का सीन नहीं रहा। पहले होता था कि कप्तान एक प्लान करता था कोच के साथ कि हमने इस टीम के अगेंस्ट कौन सा ओपनर लेके जाना है। शफलिंग करते हो ना आप, T20 है, आपको बड़े क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं। आप सडनली घर से एक प्लान बना के जाओगे, आप उसके ऊपर स्टिक नहीं रहते हो, आपको ग्राउंड पे जाके, ग्राउंड रियलिटी के ऊपर जाके आपको चीजें स्विच करनी पड़ती हैं। माइट भी नसीम भाई इस चीज से एग्री करें, क्योंकि T20 मॉडर्न डे क्रिकेट है। यहाँ पे आप देखो कि बहुत सारे ऐसे हैं कि आप किसी भी ऑलराउंडर को आज ओपनर यूज करो, आपने सर्कल यूटिलाइज करना है ना, तो आप अपनी टेल से भी करवा सकते हो, क्योंकि वो सबसे इजी स्पेस है, क्योंकि वहाँ पे आपके सिर्फ 2 फील्डर सर्कल से बाहर हैं। तो आप किसी टेल एंडर को बोलोगे ना जाके मारदार कर दे, तो वो भी जाके मार देगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तब है जब आपका सर्कल खुलता है, फिर आप इनिंग्स बिल्ड करनी है। आपको सर्कल जब ओपन होता है तो देन आप 10 की एवरेज से किस तरह लेके चलना है, वो फिर आपके मेन बैट। ये बड़ा इम्तिहान है, ये बड़ा हदफ होगा। बिल्कुल ठीक है। नसीम राजपूत साहब, आप क्या कहेंगे? आखिरी कमेंट आपसे जानना चाहूँगा आज के मैच के हवाले से। पाकिस्तान को जीतना चाहिए यार, ये कोई बात हुई कि हम आयरलैंड से सीरीज हारेंगे बिफोर वर्ल्ड T20? इसके अलावा कोई दूसरी बात कमेंट्स हो ही नहीं सकता। नहीं, मैं हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? भाई पॉजिटिव हिकमत अमली होनी चाहिए। देखिए, कल 2 विकेटें गिरने के बाद जिस तरीके से हमारे बैटर्स ने पॉजिटिव अप्रोच के साथ स्ट्रोक्स खेले और रन रेट को कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने क्लाइम होने दिया। वो तकरीबन 10 की औसत से खेल कर गए, जो जितना टारगेट उनके सामने था। ऐसा नहीं था कि किसी ओवर में 6 बना रहे थे, 7 बना रहे थे, वो तकरीबन 10 के साथ खेलते हुए लेकर गए और 3 ओवर पहले रन कर गए। तो इसी अप्रोच के साथ खेले, पॉजिटिव अप्रोच के साथ खेले, एग्रेसिव अप्रोच के साथ खेले, जो मॉडर्न डे क्रिकेट की ज़रूरत है, जो मॉडर्न डेज क्रिकेट की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद खलील साहब मौजूद थे, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, और नसीम राजपूत साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे, आपने उनका तबसरा सुना। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।